हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। मैं आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ज्योतिष के बारे में बात करना चाहता हूं और साथ ही साथ अपना ज्ञान आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग इस समय इस चैनल को देख रहे हैं या मैं बोलूं इस वीडियो को देख रहे हैं। अतः मेरा ये मानना है कि आप लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से या तो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं या जुड़े रहना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं प्रयास करूंगा कि ज्योतिष को सरल से सरल भाषा में आप लोग तक पहुंचाऊं, जिससे कि आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाएं और अपने जीवन में हो रही घटनाओं से उसको रिलेट कर पाएं। आप ये जान पाएं कि ये घटनाएं आपके साथ क्यों हो रही हैं, इसका रिजल्ट जो भी आ रहा है क्या उसको और बेहतर बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जा सकता है तो वो कौन कौन से कार्य या इवेंट है जिन्हें हमें करना पड़ेगा जिससे कि रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाए। इसी तरह के बहुत से टॉपिक्स पर हम अपने इस चैनल में वार्तालाप करेंगे। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। चलिए फिर आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं ईश्वर का ध्यान लगाकर, जिससे कि ईश्वर अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। लास्ट वीडियो में हमने 10th हाउस के बारे में चर्चा की। 10th हाउस यानी कि दसम भाव, जिसको हम हाउस ऑफ कर्मा या हाउस ऑफ कैरियर या हाउस ऑफ प्रोफेशन भी कहते हैं। हमने 10th हाउस के ऑलमोस्ट सारे सिग्निफिकेंस के बारे में देखा और उन सिग्निफिकेंस में से कुछ सिग्निफिकेंस को हमने डिटेल में अध्ययन किया। आज हम कुंडली का अध्ययन कैसे करें, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एकादश भाव के बारे में जानेंगे। एकादश भाव मीन्स 11th हाउस। हम ये देखेंगे कि एकादश भाव क्या है और उसके सिग्निफिकेंस भी क्या हैं, वो हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, और एकादश के थ्रू हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में कैसे पता कर सकते हैं, कैसे हम प्रिडिक्शन दे सकते हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। 11th हाउस को हम इच्छा पूर्ति का भी घर कहते हैं, मीन्स हाउस ऑफ फुलफिलमेंट। हमारी जितनी भी मनोकामना हैं, उन सारी मनोकामनाओं को पूरा करने का जो जिम्मा होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो 11th हाउस की होती है। 11th हाउस हमारी एम्बिशंस हैं, मीन्स हमारी महत्वाकांक्षा। हम जीवन में कितना ऊपर जाना चाहते हैं, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम 11th हाउस से देखते हैं। 11th हाउस को हम हाउस ऑफ इनकम भी कहते हैं, मीन्स ये हमारे आय का घर है। हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, धन कहाँ से आएगा, हमारे आय के स्रोत क्या होंगे, ये हमें 11th हाउस ही बताता है। 11th हाउस हमारी एक्सपेक्टेशन है, और जो भी ग्रह 11th हाउस में बैठता है, उस ग्रह के स्वामित्व के को लेकर हमें एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। 11th हाउस हमारा सोशल सर्कल है। 11th हाउस से हम अपने मित्र भी देखते हैं। ये हाउस जो है, ये बहुत बड़े संगठन को भी रिप्रेजेंट करता है, मीन्स बिग ग्रुप। जितनी भी एमएनसी हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जितनी भी हमारे एनजीओज हैं, वो सारे के सारे हम 11th हाउस से ही देखते हैं। 11th हाउस हमें हमारी सोसाइटी को दिखाती है। 11th हाउस में सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट करती है। हमें जितने भी गेंस होंगे, जो भी लाभ या हानि बिजनेस के थ्रू होती है, वो भी हम 11th हाउस से ही देखते हैं। मीन्स 11th हाउस हमारे गेन का घर भी है। 11th हाउस हमें ये भी शो करता है कि हम कितने कंजूस हैं। 11th हाउस ये भी बताता है कि हम कितने ग्रीडी, मीन्स लालची हैं। लॉन्ग टर्म जितनी भी डिजायर होती हैं आपकी, वो 11th हाउस से ही पता चलती हैं। यदि कोई इंसान बीमार है, वो कितने फास्ट रिकवरी करेगा, वो भी 11th हाउस से पता चलेगा। यदि आपका 11th हाउस अच्छा है, इट मीन्स आप में कैपेबिलिटी है कि आप बहुत ईजिली रिकवर कर जाएंगे, ईजिली प्लस फास्ट। लेकिन यदि आपका 11th हाउस अच्छा नहीं है, तो आपको रिकवरी करने में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको रिकवर होने में
टाइम लगेगा। 11th हाउस से हम शुभ घटनाएं जो भी हमारे जीवन में होने वाली हैं उसकी भी हम प्रेडिक्शन देते हैं। मीन्स हमें ये भी पता चलता है कि हमारे जीवन में कौन कौन सी शुभ घटनाएं होने वाली हैं, ये हमें 11th हाउस बताता है। 11th हाउस से हम अपने बड़े भाई बहन को भी देखते हैं। आपके जितने भी भाई बहन हैं वो भाई बहन आपके 11th हाउस से ही देखे जाते हैं। 11th हाउस आपकी उपलब्धियां हैं। 11th हाउस से आप अपनी पुत्र वधू को भी देखते हैं। आपकी जो पुत्र की जो भी पत्नी होगी, जो उसका लाइफ पार्टनर है, उसको आप 11th हाउस से ही देखते हैं। 11th हाउस आपके लेफ्ट ईयर को भी रिप्रेजेंट करता है। मीन्स आपका बायां कान। आप कितने ईमानदार हैं और कितने बेईमान या कितने लालची, ये भी हम 11th हाउस से ही पता करते हैं। क्योंकि 11th हाउस जो है वो आपके गेन का और आपकी ग्रीडी का वो है घर है। तो यदि आपके अंदर ज़्यादा लालच होगा इसका मतलब आप बेईमानी कर सकते हैं, राइट। आपके पास जो आय प्राप्त करने का जो तरीका है हो सकता है आप उसमें बेईमानी कर जाएं, क्योंकि वो आपकी लालच को रिप्रेजेंट कर रहा है। अतः 11th हाउस से हमें ये पता चलता है कि जातक के पास जो धन है वो ईमानदारी से कमाया हुआ धन है या उसने कुछ 3-5 करते हुए बेईमानी भी की है। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको जीवन में मिलती हैं, मीन्स आपकी लाइफ में आने वाली सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आप 11th हाउस से देख सकते हैं। ये तो होगा 11th हाउस के कारक तत्व जिसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंस। अब इन सिग्निफिकेंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि 11th हाउस का काम क्या है। 11th हाउस जो है वो आपकी इच्छा पूर्ति का घर है, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने का घर है, आपका फुलफिलमेंट का घर है, आपके लाभ और गेंस का घर है। इसका मतलब यदि आपका 11th हाउस खराब हुआ तो आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। आपको कोई भी इनकम नहीं आएगी, कोई लाभ नहीं होगा, कोई गेंस नहीं होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे हम कह सकते हैं कि 11th हाउस आपको एक बहुत ज़्यादा रईस इंसान बनाने के लिए या आपको पैसे वाला इंसान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और 11th हाउस का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर 11th हाउस अच्छा नहीं हुआ तो आपके पास इनकम नहीं होगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होंगी, राइट। 11th हाउस का काम आपको कोई भी चीज़ बहुत आसानी से देना है। यदि आपका 11th हाउस सही है तो आप कम मेहनत के भी बहुत अच्छे परिणाम पा सकते हैं। तो 11th हाउस का काम आपकी मेहनत के परिणाम को बदलना भी है। ये एक ऐसा घर है जो मेक श्योर करता है कि आपके लेस एफर्ट पे भी मोर गेन आपको हो जाए। ऐसा पूरी कुंडली में और कोई घर नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हर एक घर के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तो 11th हाउस जितना अच्छा है उतना भी खराब भी है उतना। कैसे, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। 11th हाउस आपकी एम्बिशन है, मीन्स आपकी महत्वाकांक्षा है, आपके ड्रीम्स हैं। तो यदि आपका लग्न जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, यदि वो जो है 11th हाउस में बैठ जाता है तो इसका मतलब क्या है। फर्स्ट हाउस क्या है, फर्स्ट हाउस आप स्वयं हो। मीन्स इस हाउस का लॉर्ड आके यहाँ बैठ गया, तो फर्स्ट हाउस आप स्वयं हो। और 11th हाउस क्या है, आपकी एम्बिशन, आपके ड्रीम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आप में बहुत ज़्यादा एम्बिशंस होंगे, आप अपने ड्रीम्स के पीछे भागने वाले होंगे। यह स्थिति आपको बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाती है, जो कि अगर देखा जाए भौतिक संसार के लिए तो बहुत अच्छा है कि आप एम्बिशियस होंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों तक जाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपका नाम भी होगा, आपके पास वेल्थ भी आएगी, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। तो भौतिक संसार के लिए तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन यदि पर्सनल फ्रंट पे देखा जाए तो ये उतना ही खराब है। क्यों? क्योंकि आप केवल और केवल अपने बारे में सोचेंगे,
आपको बस केवल अपने ड्रीम्स, अपनी महत्वाकांक्षा दिखेंगी। आपको किसी और से कोई मतलब नहीं होगा। कोई बंदा या कोई बंदी या आपके घर का कोई भी इंसान इस बात से कितना दुखी है, उसको आपकी कितनी नीड है, आपको इससे कुछ मतलब नहीं होगा। आप केवल और केवल अपने ड्रीम्स के पीछे भागेंगे। तो एक तरह से क्या हुआ, ये अच्छा किस टर्म में हुआ कि आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है, आप में वो पैशन डाल रहा है। लेकिन आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, आपके सोशल सर्कल, इन सब के लिए क्या हो गया, बुरा हो गया। आप अपने अपने अलावा किसी और के लिए सोच ही नहीं रहे हैं। तो एज ए ह्यूमन बीइंग क्या हो गया, ये अच्छा नहीं है। राइट। इसी तरह से 11th हाउस क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो जो भी प्लैनेट, या हम बोलें जो भी ग्रह 11th हाउस में बैठेगा, और वो ग्रह जिस घर की भी लॉर्डशिप लिए होगा, या जिस घर का स्वामित्व उस ग्रह के पास होगा, 11th हाउस आपको उस घर के प्रति बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बना देगा। जैसे कि अभी हमने फर्स्ट हाउस का वो एग्जाम्पल देखा। उस घर के प्रति 11th हाउस आपकी एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। जैसे कि अभी मैंने आपसे बात की कि जो लग्न है, अगर ये जो लग्न है वो अगर 11th हाउस में बैठ जाता है, तो क्या होता है कि आप एम्बिशियस हो जाते हो। एम्बिशियस होने के साथ साथ ये आपकी अपने आप से एक्सपेक्टेशन भी बढ़ा देता है। यदि 7th हाउस का लॉर्ड वो 11th हाउस में बैठ जाए, इसका मतलब क्या है कि आपको अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, जो कि आपके पार्टनरशिप में, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उसमें एक दरार पैदा कर सकती है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है। यदि 10th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठ जाए, इसका मतलब क्या है, आपको अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो जाएंगी, बहुत एक्सपेक्टेशन हो जाएंगी। तो एक साइड से तो ये अच्छा है क्योंकि आपको एम्बिशियस बना रहा है, आपको गेन करा रहा है, लेकिन दूसरी साइड से क्या हो रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ा दे रहा है, और जब एक्सपेक्टेशन किसी इंसान की टूटती है, तो आपको पता होगा कि उससे कितना दर्द होता है। इसलिए इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, 11th हाउस की एक और ख़ासियत है। 11th हाउस में जो भी ग्रह बैठता है, जो भी प्लैनेट 11th हाउस में बैठता है, उसके सिग्निफिकेंस से आपको लाभ होता है। आपको जो गेन्स होते हैं वो उसके सिग्निफिकेंस से होते हैं। जैसे कि अगर सूर्य बैठ गया, तो सूर्य क्या है, आपके पिता का कारक है। सूर्य सरकार का कारक है। तो आपको आपके पिता या सरकार से लाभ हो सकता है। यदि चंद्रमा वहाँ पे बैठ गया, तो चंद्रमा क्या है, माँ का कारक, खान पान का कारक, जल का कारक। तो आपको जो गेन्स होंगे, जो भी लाभ होगा, वो किससे हो सकता है, वो आपको अपनी माता से हो सकता है, आपको खाने पीने की चीज़ों से हो सकता है। राइट। आपको जल से हो सकता है, जल से जुड़ी जितनी भी वस्तुएं हैं उससे हो सकता है। यदि यहाँ पर मंगल बैठ गया, तो मंगल किसका कारक है, मंगल है भूमि का कारक। तो आपको आपकी भूमि, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी एग्रीकल्चर लैंड से जो है गेन्स हो सकता है। यदि यहाँ पर शुक्र बैठ गया, तो शुक्र किसका कारक है, शुक्र आपके स्पाउस का कारक है, आपके जीवन साथी का कारक है। स्पेशली मेल जो कुंडली होती हैं, मेल के केस में आपकी वाइफ का कारक है। तो आपको जो गेन होगा आपकी वाइफ से होगा, आपके पार्टनर से होगा। यदि राहु बैठ गया, तो राहु क्या है, राहु फॉरेन का कारक है, विदेश। राहु अननोन चीज़ों का कारक है। तो आपको जो लाभ होगा वो विदेश से हो सकता है, या आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको लाभ कहाँ से हो रहा है, क्योंकि अननोन रहेगी वो चीज़ें। अगर गुरु बैठ गया, तो क्या होगा, आपको जो धर्म कर्म है उससे आपको लाभ होगा। यदि बुध बैठ गया, तो क्या होगा, आपके कम्युनिकेशन से आपको लाभ होगा। यदि यहाँ पर शनि बैठ गया, तो क्या होगा, शनि के बैठने से, शनि क्या है, हार्ड वर्क का कारक है। तो आपको हार्ड वर्क, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना आपको गेन होगा। यदि केतु बैठ गया, तो केतु क्या है, केतु लेट को है, केतु आध्यात्म है। तो आपको जो लाभ होगा वो चीज़ों को लेट गो करने से होगा। आपको जो लाभ होगा वो
स्पिरिचुअल, या हम बोलें कि आध्यात्म के थ्रू होगा। आप जितने ज़्यादा आध्यात्मिक होंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। इसके साथ साथ 11th हाउस क्या है? 11th हाउस आपके उपचय भाव का जो है एक पार्ट है। उपचय भाव में कौन कौन से घर आते हैं? 3, 6, 10 और 11। और साथ ही साथ ये त्रयस्टाय का भी वो है, एक पार्ट है, राइट। तो उपचय भाव की एक खासियत होती है कि ये भाव जो है फाइनेंशियल टर्म में तो आपको बहुत अच्छा गेन कराते हैं, और साथ ही साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो इनके बुरे प्रभाव है वो कम होते जाते हैं। लेकिन जो पर्सनल फ्रंट है आपका, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो हमने अभी एग्जाम्पल से भी देखा कि हमें गेन तो कराता है लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ा देता है, राइट। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि 11th हाउस जो है वो आपके लिए अच्छा है। जितना अच्छा है उतना ही खराब है। अच्छा किस टर्म में होगा? फाइनेंशियल टर्म में। खराब किस टर्म में होगा? आपके पर्सनल टर्म में। तो 11th हाउस को हम मोस्ट डेंजरस हाउस भी कहते हैं। 11th हाउस अगर मैं त्रिकोण में देखूं तो कौन से त्रिकोण का पार्ट है? ये आपकी डिजायर, आपकी जो एम्बिशन है, उस त्रिकोण का पार्ट है। तो वो कौन सा त्रिकोण है? वो है 3, 7, 11। तो ये जो 11th हाउस है वो हमारे डिजायर, हमारे एम्बिशंस, जो कि 3, 7, 11 है, उसका पार्ट है, उस त्रिकोण का पार्ट है। 11th हाउस जो है वो मल्टीप्लिकेशन का भी कारक होता है। वो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देता है, उसको बढ़ा देता है, एम्पलीफाई कर देता है, या हम बोलें एम्पलीफिकेशन का भी कारक है। तो ये एक बहुत डेंजर सिचुएशन भी होती है। जैसे अगर 6 हाउस कौन सा है आपका? ये 6 हाउस का लॉर्ड अगर हमारा 11th हाउस में बैठ जाए। 6 हाउस किसका होता है? रोग, कर्ज, शत्रु, राइट। तो ये हमारे शत्रुओं का मल्टीप्लाई कर देता है, मतलब हमारे बहुत सारे शत्रु होते हैं। ये हमारे कर्ज को भी मल्टीप्लाई कर देता है। मीन्स हम कर्जा चुकते चुकते परेशान हो जाएंगे लेकिन कर्जा हमारा कभी ख़त्म नहीं होगा। और इससे भी ज़्यादा कंडीशन होती है कि हमारे रोग को मल्टीप्लाई कर देता है, हमारी बीमारियों को मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर कैंसर जैसे रोग होते हैं। कैंसर क्या है? मल्टीप्लाई, राइट। तो ये कैंसर जैसा रोग भी यही देता है। यदि 7th हाउस, ये है 7th हाउस, इसका लॉर्ड जाके एकादश भाव में बैठ जाए तो क्या होता है? 7th हाउस क्या है आपका? 7th हाउस आपका है जीवन साथी का घर, राइट। आपके रिलेशनशिप का घर, आपका पार्टनरशिप का घर, आपकी मैरिज का घर। तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी एक से ज़्यादा मैरिज हो, एक से ज़्यादा जीवन साथी हो, एक से ज़्यादा पार्टनर हो। ठीक इसी प्रकार से यदि यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी बैठ जाए तो क्या होगा? पंचम भाव किसका है? आपके लव अफेयर का है। पंचम भाव किसका है? आपके बच्चों का, आपके संतान का है। तो आपकी मल्टीपल संतान होंगी, आपकी मल्टीपल चिल्ड्रन आपके होंगे, राइट। एक से ज़्यादा आपके बच्चे होंगे। साथ में क्या होगा? पॉसिबिलिटी है कि आपके एक से ज़्यादा लव अफेयर हों। इसी प्रकार से अगर 10th का बैठ जाए तो 10th क्या है आपका? कैरियर, आपका प्रोफेशन, आपके कर्म, आपके एक से ज़्यादा प्रोफेशन होंगे। 8th का बैठ जाए, 8th क्या है आपका? स्ट्रगल, स्ट्रगल को मल्टीप्लाई कर देगा ये। 12th हाउस का बैठ जाए तो क्या होगा? आपके एक्सपेंस, जो आपका व्यय, आपके खर्च, उसको मल्टीप्लाई करवा देगा। इसलिए इसको मोस्ट डेंजरस घर भी कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि 11th हाउस से हम कौन कौन से संबंधों को देखते हैं, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को देखते हैं, और कौन कौन सी बीमारियों को देखते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे कि 11th हाउस से हम कौन कौन से प्रोफेशन को भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे संबंधों की चर्चा करेंगे। तो 11th हाउस आपके बड़े भाई और बड़ी बहन को रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस आपके 5th यंगर सिबलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस आपकी पुत्र वधू, मीन्स आपके जो बेटे हैं उनकी बेटों की वाइफ, उसको रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस से आप अपने चाचा और बुआ को भी देख सकते हैं। अब ये रिलेशन कैसे निकले,
इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस क्या होता है? आपका खुद का घर। और फर्स्ट हाउस से जो पांचवा घर होता है वो क्या होता है? आपके बच्चों का घर। 1 2 3 4 5। और 11th हाउस जो है वो फिफ्थ हाउस से कौन सा हाउस है? 1 2 3 4 5 6 7। मतलब पांचवें घर से सातवां घर जो है वो आपका 11th हाउस है। तो जब आपके घर से सातवां घर क्या होता है? आपकी लाइफ पार्टनर का घर। तो इसी प्रकार से पांचवें घर से सातवां घर क्या होगा? आपके बच्चों की लाइफ पार्टनर का जो घर, मीन्स आपके बच्चों की पत्नियां। इसलिए हमने बोला है कि इससे हम पुत्र वधू को भी देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि चाचा और बुआ कहाँ से आए। ठीक है, तो नाइन्थ हाउस क्या है? नाइन्थ हाउस है आपके पिताजी का घर, आपके फादर का घर। और 11th हाउस क्या हुआ? नाइन्थ से तीसरा, मीन्स पहला। अगर नाइन्थ को हम पहला हाउस माने तो पहला, दूसरा, तीसरा। यदि हम फर्स्ट हाउस से देखें तो आपका तीसरा घर क्या दिखाता है? आपके छोटे भाई बहन को, राइट। तो इसी प्रकार से अगर हम नाइन्थ हाउस से तीसरा घर देखेंगे तो क्या है? वो क्या दिखाएगा? आपके पिताजी के छोटे भाई बहन, जो कि क्या हुए? आपके चाचा और बुआ। अब हम बात करते हैं बॉडी पार्ट्स की। तो जो एकादश भाव है वो आपके काफ की जो मसल्स होती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को ये रिप्रेजेंट करता है, आपके पैर, आपकी एंकल्स और आपके बायां कान जो लेफ्ट ईयर है उस सबको रिप्रेजेंट करता है एकादश भाव। तो यदि आपको इनसे रिलेटेड कोई भी बीमारियां होगी इसका मतलब आपका एकादश भाव सही नहीं है, आपका 11th हाउस सही नहीं है, आपको 11th हाउस की रेमेडी करना पड़ेगी। इसके साथ साथ जो आपकी, मैं क्रॉनिक बीमारियां तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आपकी बीमारियों को जैसे मैंने बताया था मल्टीप्लाई कर देता है, तो कैंसर जैसी बीमारियां भी हम 11th हाउस से देखते हैं। ये किस कंडीशन में होता है? ये जब होता है जब आपका 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो अगर 11th हाउस में बैठ जाए तो आपकी 6th हाउस से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं ये उन सारी बीमारियों को मल्टीप्लाई कर सकता है, राइट। तो हम 6th हाउस की सारी बीमारियां वो भी बड़े स्केल पर हम 11th हाउस से देखते हैं। अब प्रोफेशन को लेकर बात करें तो 11th हाउस क्या है? 11th हाउस एक बड़े संगठन को रिप्रेजेंट करता है। तो बड़े संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो भी प्रोफेशन कर रहा है वो हम 11th हाउस से देखते हैं, चाहे वो एनजीओ से जुड़ा हुआ हो या वो एमएनसी से जुड़ा हुआ हो या वो किसी बड़ी संस्था से जुड़ा हुआ हो। तो इस तरह के सारे प्रोफेशंस हम 11th हाउस से ही देखते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम अपने 11th हाउस से सिग्निफिकेंस को ख़त्म करते हैं। ठीक है, आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको ये सारे सिग्निफिकेंस याद करने की ज़रूरत है, इसलिए आप इन सभी को नोट कर लीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी इनसे रिलेटेड कुछ भी आपके डाउट हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं अपनी बेस्ट नॉलेज से उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ यदि आपको मेरे नोट्स चाहिए हो इन सिग्निफिकेंस को लेके तो आप उसके लिए भी मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अतः रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। आगे भी मैं इसी तरह के ज्योतिष पर और भी वीडियो लाऊंगा जिससे कि आपका ज्योतिष का ज्ञान बढ़े और साथ ही साथ आप ये भी देख पाएँ कि आपके जीवन में होने वाली फ्यूचर में कौन कौन सी घटनाएं हैं। अगर उन घटनाओं के प्रति आपको सतर्क होना है तो आप सतर्क भी हो सकते हैं और उनका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है वो भी कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में कौन सा करियर पाथ चुनना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आपको बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहिए, आपकी मैरिज कब होगी, आपको अपने जीवन साथी का चुनाव कैसे करना चाहिए, इन सभी बातों पर हम वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसको आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आप कंसल्टेंसी के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको मुझे ईमेल करना होगा। मेरी ईमेल आईडी है astroguidance@mksahu@gmail.com, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई है। यदि आपको ज्योतिष को टॉपिक को लेके कोई भी क्वेरी है तब भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं और डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लाऊंगा। इसी के साथ ही आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में
मैं कुछ नया